नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग आवेशन की विधियां अर्थात मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो किसी बॉडी या किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए मुख्यतः 3 विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें से पहली विधि है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है चार्जिंग बाय कंडक्शन अर्थात चालन के द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि है चार्जिंग बाय इंडक्शन अर्थात प्रेरण के द्वारा आवेशन। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों विधियों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में अर्थात घर्षण के द्वारा आवेशन। तो द प्रोसेस इन विच अ बॉडी गेट्स चार्ज्ड व्हेन इट इज रब्ड अगेंस्ट अदर बॉडी अर्थात यह वह प्रोसेस है जिसमें किसी बॉडी को किसी अन्य बॉडी के अगेंस्ट रगड़ कर चार्ज किया जाता है। तो यानी कि इस मेथड में किसी बॉडी को किसी अन्य बॉडी की अगेंस्ट क्या किया जाता है, रब्ड किया जाता है, यानी कि रगड़ा जाता है। तब जा कर के दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो जाती हैं, चार्ज्ड हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड में क्या करते हैं, तो द प्रोसेस इन विच अ बॉडी गेट्स चार्ज्ड बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अर्थात यह वह प्रोसेस है जिसमें किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाकर चार्ज किया जाता है। तो यानी कि इसमें किसी बॉडी को किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के क्या करते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हैं, तब जाकर के जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो चार्ज्ड हो जाती है। तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा आवेशन। To the process in which a body gets charged by a charged object without contact अर्थात यह वह प्रोसेस है जिसमें किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बिना कांटेक्ट में लाए हुए, याद रखिएगा, बिना कांटेक्ट में लाए हुए चार्ज्ड किया जाता है। तो इस प्रोसेस में किसी बॉडी को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के विदाउट कांटेक्ट यानी कि बिना कांटेक्ट में लाए हुए ही चार्ज किया जाता है। तो ये तीनों मेथड में बेसिक डिफरेंस था। आइए अब इन तीनों मेथड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के द्वारा आवेशन। इस मेथड में हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो वस्तुएं आपको दिखलाई पड़ रही हैं। पहली वस्तु है ग्लास रॉड और दूसरी वस्तु है सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशम का कपड़ा। इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम क्या करते हैं, जैसे सिल्क का कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा है, इस सिल्क क्लॉथ को हम इस ग्लास की रॉड में दाएं बाएं खिसका करके रगड़ते हैं तेज़ी से। तो रगड़ने के बाद हम क्या देखते हैं, क्योंकि जो हमारी ग्लास की रॉड है ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में ऊपर पाई जाती है और जो रेशम का कपड़ा है ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में यह नीचे पाई जाती है। तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि वस्तुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के आधार पर एक सीरीज बनाई गई है जिसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में जो वस्तु ऊपर पाई जाती है उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है और जो वस्तु नीचे पाई जाती है उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। चूँकि ये जो ग्लास की रॉड है ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में ऊपर पाई जाती है अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अधिक होती है, और जबकि जो सिल्क क्लॉथ है, रेशम का कपड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि यह ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में नीचे पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमारा ग्लास की रॉड, और एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट करेगा हमारा ये सिल्क क्लॉथ। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ग्लास की रॉड पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण ग्लास की रॉड पर अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ग्लास की रॉड पर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है अर्थात ग्लास की रॉड 5 इलेक्ट्रॉन त्याग चुकी है। और ये पाँचों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ,
ये 5 इलेक्ट्रॉन जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण सिल्क क्लॉथ पर 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ग्लास की रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है यानी कि रेशम का कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों वस्तुएं क्या हो गई हैं, चार्ज हो गई हैं। किसके द्वारा हुई? फ्रिक्शन के द्वारा हुई, घर्षण के द्वारा हुई। तो इस तरह से घर्षण के द्वारा हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में चार्ज कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था। आइए अब हम दूसरे मेथड को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें हमने बताया था कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक मेटल का स्फीयर है, यानी कि धातु का एक गोला है, और इस धातु के गोले पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा इसमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है। और दूसरा ये हमारी एक रॉड है, रॉड पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी कि धातु हमारी नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि चार्ज्ड है। और जो हमारा मेटल का स्फीयर है वो कैसा है, वो न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो हमारी चार्ज्ड रॉड है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है, उसको हम इस जो न्यूट्रल मेटल का स्फीयर है इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हैं, जो कि हमारे सेकंड फिगर में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस ग्लास की रॉड पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज किसके कारण था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण था। और सेम चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर इनके मध्य में रिपल्सन काम करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, डिस्पर्स होना चाहते हैं, बिखरना चाहते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज जितना ज़्यादा बिखरता है, जितना ज़्यादा डिस्पर्स होता है, वह चार्ज उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है, वह चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज है वो एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेट है। वो ग्लास की रॉड में ही कंसंट्रेट था, या जो भी रॉड है उस पर कंसंट्रेट था। लेकिन जैसे ही ये जो हमारी चार्ज रॉड है एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आ गई है, तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ जाने का, चूँकि हमने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो रिपल्सन का एक दूर भागने की कोशिश करते हैं, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है इनको उतने ज़्यादा वॉल्यूम में बिखरने की कोशिश करते हैं ताकि वो चार्ज स्टेबलाइज हो जाए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये धातु, जो हमारा धातु का गोला है उस पर पहुँच जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे धातु के गोले पर पहुँच जाएंगे और बिखर जाएगा ये चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, ये हमारा चार्ज जो होगा नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे थे कि इस धातु की जो भी रॉड थी हमारी, उस पर कितना नेगेटिव चार्ज था, 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज था। और आप देख रहे हो कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है इससे इस जो धातु का गोला है इस धातु के गोले पर आ चुके हैं। उसके बाद आपने क्या देखा कि ये जो हमारी धातु की जो ये हमारी रॉड थी, रॉड पर कितने यूनिट नेगेटिव चार्ज बचा, पहले कितना था, 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज था, अब बचा 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। हालांकि अभी भी धातु चार्ज है, लेकिन पहले की अपेक्षा चार्ज थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पर हमने देखा धातु का गोला न्यूट्रल था, उदासीन था, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इस धातु के गोले पर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो धातु का जो गोला था वो यहाँ पर न्यूट्रल था, लेकिन कांटेक्ट में लाने के बाद, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाने के बाद ये धातु का गोला कैसा हो गया है, निगेटिवली चार्ज्ड हो गया है। तो इस तरह से किसी वस्तु के चार्ज करने के मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चालन के द्वारा आवेशन। तो ये दूसरा मेथड था। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था उसको हम न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया, तो जो न्यूट्रल बॉडी थी वो क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, सपोज दैट ये जो हमारा रॉड थी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को यदि हम उसके कांटेक्ट में लाते तब इस ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज आता, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज तब डिस्पर्स होता, पॉजिटिव चार्ज बिखरता स्टेबलाइज होने के लिए, और यदि पॉजिटिव चार्ज बिखरता तो मेटल के ऑब्जेक्ट पर लास्ट में पॉजिटिव चार्ज
आता। तो जिस तरह का चार्ज होता है, ठीक है, उसी तरह का चार्ज हमारा डिस्पर्स होता है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर आता है। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। आइए अब हम जो इम्पॉर्टेंट मेथड है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्थिर वैद्युत प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग ए सिंगल स्फीयर बाय इंडक्शन। अभी हम एक सिंगल स्फीयर लेंगे, धातु का एक गोला लेंगे, और देखेंगे कि कैसे हम उसको इंडक्शन मेथड के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायग्राम की मदद से समझाने का प्रयास किया है। तो क्रमबद्ध तरीके से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायग्राम 1 पर। तो डायग्राम 1 पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, ये एक मेटल का स्फीयर है, धातु का गोला है, और धातु का गोला जो है ये रखा हुआ है एक इंसुलेटेड स्टैंड पर, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, देखिए ये एक बात और थोड़ी समझने वाली बात है यहाँ पर। ये धातु का गोला है, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्फीयर है। तो न्यूट्रल क्यों है? क्या इसमें चार्ज नहीं है? इसमें चार्ज हैं, वास्तव में इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, लेकिन यह पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जो इस पर ओवरऑल चार्ज है वो अभी न्यूट्रल है। क्योंकि ये चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, इस वजह से ये स्फीयर क्या है, अभी न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, डायग्राम 2 में हम क्या करते हैं, डायग्राम 2 में आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, एक हमारी देखिए हाथ की सहायता से हम ये जो है एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड, एक धन आवेशित रॉड को हम इस धातु के गोले के पास लाते हैं। तो क्या होता है, यदि हम धन आवेशित रॉड को धातु के गोले के पास लाते हैं, तो ये धन आवेशित रॉड है इस धातु के गोले के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है। चूँकि धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की ओर खींच जाते हैं। जो पहले सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन अब इस धन आवेशित, जो हमने इसके समीप, देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, उसको टच नहीं किया अभी हमने, जो धन आवेशित रॉड है उसके केवल नज़दीक लाए हैं, ताकि उसके इन्फ्लुएंस में आकर के जो इस मेटल स्फीयर है, धातु का गोला है, उसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड हम नज़दीक ला रहे हैं उसके ओर खिंच जाएं। हमने हालांकि इस रॉड को टच नहीं किया हुआ है, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लाया हुआ है, केवल उस धातु के गोले के नज़दीक ले गए हैं। तो जैसे हम नज़दीक ले जाते हैं तो ये जो रॉड है, ये रॉड क्या करती है, इस मेटल स्फीयर के जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन थे उसको अपनी ओर क्या करती, खींच लेती है, जिसके कारण इसके इस स्फीयर के इस लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जबकि राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाने के कारण लेफ्ट साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाने के कारण जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब देखिए थर्ड फिगर में, अब हम जिस सिरे पर धन आवेश आ चुका है उस सिरे को हम अब हाथ से टच करते हैं। ये आपको दिखलाई पड़ेगा थर्ड फिगर में, जिस सिरे पर मेटल स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज आ गया था, उस पॉजिटिव चार्ज वाले सिरे को, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला सिरा था, तो उसी सिरे को हम क्या करते हैं, थर्ड वाले डायग्राम में हम हाथ से उंगली की सहायता से टच करते हैं। तो क्या होता है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर जानने योग्य है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए रिजर्वायर की तरह काम करती है। यदि किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यदि इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो अर्थ से आसानी से मिल जाते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो उसको हम अर्थ के कांटेक्ट में ले आएंगे, तो अर्थ जो है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगी।
यदि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ, किसे टच करना पड़ेगा, अर्थ को। इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो किसे टच करना पड़ेगा, अर्थ को। यानी कि अर्थ एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स के या चार्ज के लिए रिजर्वायर की तरह काम करती है। तो अब देखिए होता क्या है, जैसे ही हम हाथ से इस पॉजिटिव जो स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज था उस सिरे को टच करते हैं तो क्या होता है, अब चूंकि वहाँ पर उस सिरे पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज किसको आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको न्यूट्रल होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आते हैं। इलेक्ट्रॉन अर्थ से हमारे पैर के थ्रू होते हुए, हमारे बॉडी के थ्रू होते हुए, हमारे हाथ के थ्रू होते हुए, हमारी उंगली के थ्रू होते हुए इस पॉजिटिव वाले सिरे पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे थे पॉजिटिव सिरे पर कितना पॉजिटिव चार्ज था, 1 2 3 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। अब ये 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब अर्थ से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो हमारे बॉडी के थ्रू होते हुए इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ के थ्रू, उंगली के थ्रू होते हुए इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट पर आएंगे। यदि 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से हमारे बॉडी से होते हुए इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो थर्ड वाले फिगर में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर न्यूट्रल हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उदासीन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब जैसे हमने उंगली को टच किया तो उसने क्या कर दिया, जो धनावेशित सिरा था वो न्यूट्रल हो गया। अब डायग्राम 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो डायग्राम 4 में हम क्या देख रहे हैं कि अब हमने जो हाथ से, जो उंगली से हमने टच किया होता है स्फीयर को, उस हाथ को हटा लेते हैं। हटा लिया, ठीक है। हटाने के बाद में उसके बाद अब 5th फिगर में आ जाते हैं। 5th फिगर में हम क्या देख रहे हैं, जो हम पॉजिटिव चार्ज रॉड जो भी हम पास लाए हुए थे उस रॉड को भी हटा लेते हैं। तो उस रॉड को भी हटा लेते हैं तो क्या होता है, ये जो इसमें 4th वाले फिगर में जो निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, इस स्फीयर के एक साइड में कंसंट्रेट था। तो जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को हटा लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबलाइज होने के लिए डिस्पर्स हो जाएंगे, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन चारों जो एक साइड में थे, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को हटा लिया तो ये इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो चारों इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो यानी कि अब इस स्फीयर पर कैसा चार्ज आ गया है, निगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस तरह से हमने देखा ये जो हमारा एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में एक चार्ज बॉडी को या एक चार्ज ऑब्जेक्ट को ला करके हमने इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, निगेटिवली चार्ज्ड कर दिया है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हमने आवेशित कर दिया है। क्या आपने सोचा है कि यदि हमने इस ये जो हमारा 4th स्टेप था इसको हमने स्किप कर दिया, हटा दिया होता, तब क्या होता। यानी कि यदि जो हम हाथ लगाए हुए हैं इसको ना हटाए होते, हाथ को ना हटाए होते और इस हाथ को बिना हटाए हुए इस रॉड को, जो हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी उसको हटा दिए होते तो क्या होता। सपोज दैट हम हाथ को इसमें टच किए रहते थर्ड वाले स्टेप में, ठीक है, टच किए रहते और इस रॉड को हटा दिए होते, पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड थी इसको हटा दिए होते, तब क्या होता। तब ये जो इसमें माइनस चार्ज था इस स्फीयर में, तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ के थ्रू होते हुए कहाँ पर आ जाते, अर्थ में, हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए अर्थ में आ जाते। क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं अर्थ इलेक्ट्रॉन या चार्ज के लिए अच्छा रिजर्वायर है, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये हमारे हाथ के थ्रू, हमारे बॉडी के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँच जाता, अर्थ में पहुँच जाता। और ये जब इलेक्ट्रॉन अर्थ में पहुँच जाते तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल नहीं करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले स्टेप को, यहाँ से हमको हाथ को हटाना पड़ेगा। यदि हम हाथ को यहाँ से कट कर देंगे, हटा देंगे हाथ को, तब क्या होगा, तब इसका कांटेक्ट अर्थ से हट जाएगा। और उसके बाद यदि इस पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को हटा देते हैं तब इसका निगेटिव चार्ज इस पर बना रहेगा। और निगेटिव चार्ज जब रॉड को हटा लेंगे डिस्पर्स हो जाएगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो इस मेटल के स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा इंडक्शन मेथड के द्वारा हम कैसे किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के समीप ला करके बिना टच किए हुए उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा किसी सिंगल स्फीयर को चार्ज किया हुआ है। आइए एक मेथड हम और देखते हैं जिसमें हम दो स्फीयर को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग डबल स्फीयर बाय इंडक्शन। देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में ये देखिए पहला डायग्राम देखें, इसमें दो स्फीयर हैं ए एंड बी, और ये दोनों स्फीयर आपस में क्या है, कांटेक्ट में, स्फीयर कांटेक्ट में है। यहाँ पर ये दोनों स्फीयर क्या है, कांटेक्ट में हैं, और इनको जो है किस में रखा गया है, किस में माउंट किया गया है, इन दोनों को जो है एक इंसुलेटेड स्टैंड में माउंट किया गया है, रखा गया है। अब क्या करते हैं, इसके बाद में किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम पहले वाले स्फीयर के नज़दीक लाते हैं। जैसे आपको ये हाथ में दिखलाई पड़ रहा होगा, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को या पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, चाहे निगेटिवली चार्ज अथवा पॉजिटिवली चार्ज कोई एक लेकर के, जैसे यहाँ पर निगेटिवली चार्ज ले रहे हैं, तो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को पहले वाले स्फीयर के नज़दीक लाते हैं, टच नहीं करते हैं, नज़दीक लाते हैं। तो होगा क्या, चूँकि इस ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो पहले वाले स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिन पर निगेटिव चार्ज है, रिपल्सन के कारण वो बी वाले ऑब्जेक्ट की ओर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट नज़दीक ला रहे हैं उस पर निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इस वजह से ए ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे, बी ऑब्जेक्ट में जाने लगेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो बी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने के कारण कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ए ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण ए ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो दोनों स्फीयर ए और बी कांटेक्ट में थे, ठीक है, इन दोनों स्फीयर को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। याद रखिएगा, हाथ से टच करके नहीं अलग करना है, जो इंसुलेटेड स्टैंड है, जो इंसुलेटेड स्टैंड उससे पकड़ करके अलग करना है। अगर आपने हाथ से पकड़ के अलग किया तो इस पर जो निगेटिव चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके हाथ के थ्रू, आपके बॉडी के थ्रू होते हुए ज़मीन पर चले जाएंगे, अर्थ पर चले जाएंगे, जिससे ये वस्तु न्यूट्रल हो जाएगी। इस वजह से हम स्फीयर को टच नहीं करेंगे, जो इसका जो इसका इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड को पकड़ करके हम इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो दोनों स्फीयर को जो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, इनको अलग कर दिया हमने। उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिस पर निगेटिव चार्ज था, जिसको हम निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाए हुए थे, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे ही हटाएंगे और दोनों ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे तो क्या होगा, तो इसका जो ए ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज था वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो बी ऑब्जेक्ट का निगेटिव चार्ज था वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट भी और बी ऑब्जेक्ट भी चार्ज्ड हो जाते हैं। ए ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है और बी ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, यानी कि ए ऑब्जेक्ट धनावेशित हो जाता है और बी ऑब्जेक्ट ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरह से हम इस इंडक्शन मेथड के द्वारा दो स्फीयर को भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये मेथड था हमारा इंडक्शन मेथड, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। आगे की चीज़ों को देखने के लिए, आगे की चीज़ों को सीखने के लिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।